बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मैं हूं हिना आदिल। और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा होगा और इस हफ्ते के लिए भी हम पर उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरेगा। वीकेंड तो गुजरा ही है क्योंकि हम मना तो सके नहीं। दो शहरों में खास तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत ट्रैफिक जाम रहा, बहुत सी सड़कें ब्लॉक रहीं, सर्विसेज मअतल रहीं और इसके बाद हमने देखा कि लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए और लोग जो घरों से दूर थे वो दूर ही रहे क्योंकि इन शहरों में बहुत हंगामा आई रही है ना। आपका वीकेंड कैसे मुतासिर हुआ था? सबकी तरह ऐसे सबकी तरह बिल्कुल। अब और मोबाइल सर्विसेज की आपने बात की, वो तो एक ऐसा मामला जिस पर हमने बात करनी या सोचना भी छोड़ ही दिया। हमें पता है कोई प्रोटेस्ट होना है, कोई इजलास, कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ होनी है तो भाई नेटवर्क बंद हो जाना है हमारा और हमने आराम सुकून से घर में बैठ जाना है। और जिस तरह से इस बार तो सोने पे सुहागा ही कह लें कि भाई बाहर रास्ते भी सब बंद थे, लाहौर में भी दाखिली खारजी रास्ते सारे बंद कर दिए गए थे और हम वाहिद सहारा थे आप लोगों का, क्योंकि इस दौरान या तो आप अपनी स्क्रीन देख सकते थे मोबाइल फोन्स की या अपने टीवी स्क्रीन देख सकते थे। मीडिया पर जो खबरें चल रही थी वो आप तक पहुंच रही थी क्योंकि सर्विसेज तो मौजूद थी इंटरनेट की और टेलीफोन की भी, इसलिए सिर्फ टीवी पर आने वाली खबरें ही आप देख सकते थे और उसमें हमने आपको आगाह किए रखा है। ये सारी चीजें छोड़े, जरा मौसम कितना खूबसूरत था वीकेंड में, मतलब सही आउटिंग वाला मौसम था। लेकिन वो हम लोग क्योंकि हम रास्ते बंद होने की वजह से हम लोग घरों में ही थे तो भाई उस तरीके से नहीं एंजॉय कर सके सब लोग वीकेंड पे इस अच्छे मौसम को। लाहौर का मौसम जी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और किस कदर ठंडी और अच्छी बारिश हुई है। जुम्मे की जो शब थी और उसके बाद हफ्ते की रात को जो बारिश थी और तेज़ जो तूफान था वो बड़ा, मतलब उससे पता लग रहा था कि ठंड आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम है ना कराची की सूरत हाल बताने से पहले वहाँ से एक बुरी खबर है, एक अफसोसनाक खबर है, वो उससे आगाह करने से पहले आपको अपने प्रोग्राम का एक खाका पेश कर दें कि आज बहुत कुछ है आपके लिए। उसमें एपीसी जो आज होने वाली है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे और इसके अलावा इंग्लैंड की जो सीरीज होने वाली है उस पर भी खास फोकस होगा और एक खास गेस्ट भी हैं हमारे पास। अभी कराची से खबर दें ना। जी हाँ, कराची से एक अफसोसनाक खबर है जी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ रात गए और उसमें इब्तदाई मालूमात ये आई हैं कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई और धमाके से 3 अफराद जाम बहक और 10 के करीब जख्मी हो गए हैं और जख्मियों में गैर मुल्की भी शामिल हैं, ये भी बताया जा रहा है। और धमाके से 3 गाड़ियाँ और 4 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई, जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी का नतीजा है और दहशतगर्दों ने निशाना एक कार को बनाया। और इसके साथ आपको बताएं कि धमाके के बाद गाड़ियों की कतारें लग गई थीं और एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर सावी से तफ्तीश की जा रही है, जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का ये कहना है कि दहशतगर्दों का हदफ गैर मुल्की गाड़ी थी जिसे निशाना बनाना था। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, आईजी सिंध और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए और डीआईजी ईस्ट असफर मैसर ने यह कहा है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या ऑयल टैंकर में धमाके के बायस पेश आया। तहकीकात जारी हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। का जो ये वाक़या हुआ है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के आउटर गेट के बाहर, यहाँ पे एक हादसा हुआ है और जिसमें जो हमने अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एक ऑयल टैंकर है जिसको आग लगी है और उससे काफ़ी जो है वो कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसमें मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं उसको नुकसान हुआ है और उसमें काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो कुछ जख्मी हुए हैं और उसमें कुछ हलाकतों की इतला है। इस वक्त कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट देना वो कबलस वक्त है। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। असफर मैसर की गुफ्तगू आपने सुनी, हतमी बात कोई नहीं की जा सकती है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली है और वज़ीर आला ने जख्मियों और को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी अहकाम जारी कर दिए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन के मुतालिक मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि फ्लाइट ऑपरेशन मअतल है लेकिन नहीं मअतल हुए हैं। तमाम चीज़ें वैसे ही इन प्लेस हैं और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं वो मुतहरिक हैं। पूरी तरह से इसका जायज़ा लिया जा रहा है, इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है और जो कोई तफसीलात हमारे सामने पेश की जाती रहेंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। साजिद रऊफ से बात कर लेते हैं। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है इस सारी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम साजिद रऊफ, सबसे पहले बताइएगा अभी तक इब्तदाई तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इंकशाफात हुए इस धमाके के हवाले से?
है ना। वालेकुम अस्सलाम। देखें, अब तक 10 घंटे हो चुके हैं। कल रात 11 बजे के करीब ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एग्जिट है उस मकाम पर यहाँ पे स्क्वाड जो है वो पुलिस का और जो जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जब कोई VVIPs आते हैं तो उनका स्क्वाड जो है इस मकाम पर खड़ा होता है जहाँ पर एक ये जो है धमाका किया गया, जिसके नतीजे में जो फौरी तौर पर आग भड़क उठी थी। इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया था कि ऑयल टैंकर में ये धमाका था। हम अब बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से जो एक इब्तिदाई रिपोर्ट हम कह सकते हैं वो शेयर की गई है मीडिया से, और बताया गया है कि ये व्हीकल ID बम जो था वो इस्तेमाल किया गया था और इसमें तकरीबन 70 से 80 किलो जो कमर्शियल बारूदी मवाद था वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और धमाके के नतीजे में जो है वो 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 गाड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर इसमें जो जल गई, जिसमें कुछ मोटरसाइकिलें भी थी और कुछ बताया जाता है कि कुछ रक्षे भी थे। वाकई के फौरी बाद जो जैसे ही हम आपको बताया कि हमारी पुलिस कानून करने वाले इदारे वो यहाँ पर पहुंचे, रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुंचा और जो इस धमाके में जख्मी हुए थे फौरी तौर पर जो है यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया दिया था। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया गया। वाकई के बाद सूबाई वजीर दाखिला जो है वो यहाँ पर पहुंचे, IG सिंध पहुंचे, एडिशनल IG कराची और दीगर जो जितने भी अफसरान थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। और सूबाई वजीर दाखिला का ये कहना था कि दहशतगर्द ये एक धमाका जो था ये एक दहशतगर्द कार्रवाई था और इसके नतीजे में जो एयरपोर्ट से एक एग्जिट होने वाली गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ गैर मुल्की सवार थे। बताया जाता है कि 3 अफराद जो इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बाक हुए हैं वो तीनों के तीनों गैर मुल्की थे, जबकि अब जो इस क्योंकि कई घंटे गुजर चुके हैं तो अब ये बताया जा रहा है कि इस धमाके में जो है वो 17 से ज्यादा जो है वो शहरी, जिसमें पुलिस और रेंजर्स एहलकार और सिक्योरिटी के एहलकार भी शामिल है, वो इसमें जख्मी हुए हैं। अभी भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद है और क्राइम सीन को जो है वो प्रिजर्व किया गया और उसको महफूज करके जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है। तमाम अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एक ये दहशतगर्द कार्रवाई थी और इसके अंदर एक 3 जो है वो गैर मुल्की जाबाक हुए हैं, जबकि 17 से ज्यादा अफराद जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी के एहलकार थे वो इसमें जख्मी हुए। कुछ आम शहरी भी इसमें जख्मी हुए थे। 70 से 80 किलो कमर्शियल बारूदी मवाद जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, बम डिस्पोजल स्क्वाड का ये कहना है। जी अच्छा साजिद, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा, 3 गैर मुल्की इस वाक़े में जो है वो जाँ बहक हुए? देखें अनीक, बिल्कुल इस क्योंकि रात का ये बड़ा जो इस वाक़े के बाद जो है फौरी तौर पर कोशिश ये की जा रही थी कि जो गाड़ियों में आग लगी हुई है उनको बुझाया जाए और जो जख्मी है उनकी जान बचाने की कोशिश की जाए। तो फौरी तौर पर जो पुलिस और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनकी पहले ये कोशिश थी कि यहाँ पर क्राइम सीन को जो यहाँ पर प्रिजर्व करके जो है वो शवाहिद इकट्ठा किया जाए। ताहम अब कई घंटे गुजर चुके हैं, 10 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। अब इस बात की तस्दीक ये की जा रही है कि जहाँ इस अफसोसनाक वाकई में जो है 3 गैर मुल्की जो कि गाड़ी में सवार थे, वजीर दाखिला ने भी इसकी बात की तस्दीक की है कि दहशतगर्दों की जानिब से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 3 गैर मुल्की सवार थे जो कि इस अफसोसनाक वाकई में जाँ बाक हुए हैं, जबकि 17 से ज्यादा अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं, जख्मी हुए, माजरत कीजिएगा, जख्मी हुए हैं। जबकि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला था उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ये एक दहशतगर्द कार्रवाई थी और इस दहशतगर्द कार्रवाई के अंदर जो है 70 से 80 किलो कमर्शियल बारूदी मवाद, ये इंतहाई खतरनाक किस्म का एक बारूदी मवाद होता है जिससे बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मचती है। और वही हुआ कि ये यहाँ पर जो है जैसी एयरपोर्ट से वो मखसूस गाड़ी निकली तो उसको दहशतगर्दों की जानिब से एन उस वक्त निशाना बनाया गया जब यहाँ पर एक ऑयल टैंकर भी मौजूद था, जिसके बायस जो है वो ऑयल टैंकर में आग लगा और साथ ही जो दीगर गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही थी, जो एयरपोर्ट से लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे थे वो लोग मौजूद थे। साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो यहाँ पर, क्योंकि एक ये मखसूस पॉइंट बना हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के इदारे जो है पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा कोई VIP आता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग होते हैं वो इसी मकाम पर खड़े होते हैं, इसी मकाम पर उनका इंतजार किया जाता है। अगर कोई VIP पर्सन भी एयरपोर्ट पहुंचता है तो अगर उसने मीडिया से भी बातचीत करनी होती है वो इसी मकाम पर बातचीत की जाती है जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। बिल्कुल साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने सारी तफसील हमें
बताई। और इस वक्त आपको ये बताते चलें कि इस वाक़े में 3 गैर मुल्की के जाँ बहक होने का बताया गया है। IED का धमाका बताया जा रहा है, क्योंकि पहले मुतज़ाद खबरें थी कि टैंकर धमाका हो सकता है, ऑयल टैंकर धमाका हो सकता है, लेकिन अब इस बात की तस्दीक की जा रही है स्क्वाड की जानिब से भी कि 70 से 80 किलोग्राम मवाद इस्तेमाल किया गया है, बारूदी मवाद, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि 17 इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 3 गैर मुल्की भी जाँ बहक हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी अब तक आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं गजा पर जारी इसराइली बर्बरियत की। गजा पर इसराइली बर्बरियत को 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी इसराइल के हमले ना रुक सके और 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 27% बच्चे शामिल हैं, 15% ख़वातीन हैं, 33% मर्द हैं, जबकि 7% बुजुर्ग शहीद हुए हैं, लाखों जख्मी हैं और 1 मिलियन से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। जिस बेदर्दी से नौमौलूद बच्चों को इंक्यूबेटर्स में हमला, औरतों को, बुजुर्गों को धमाके करके झुलसाया गया है, जलाया गया है, जो बच गए हैं वो बाकी मांदा ज़िंदगी तरस कर ही गुजारेंगे और हर तरफ तबाही तबाही है। जी हाँ, रहने को जगह नहीं, हर कोई खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। बेघर फ़लस्तीनियों को इस वक्त इंसानी इमदाद की शदीद ज़रूरत है, बजाय इसके कि उनकी मदद हो। सूरत हाल उसके बरक्स मज़ीद पेचीदा होती जा रही है और ना सिर्फ तशद्दुद बढ़ता जा रहा है बल्कि जंग मशरक़ वस्ता में फैलती जा रही है। और इसराइल लेबनान, शाम और यमन को भी अब गज़ा बनाने पर तुल गया है और लेबनान में अब तक इसराइली हमलों से 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता माह होने वाले क़ौम मुत्तहिदा इजलास में गजा का मुकदमा भरपूर उठाया था और कहा कि गजा में जारी इसराइली जो मजालिम और बर्बरियत है उसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। गजा के अलमनाक साने ने इंसानियत को हिला कर रख दिया, मगर अलमिया है कि आलमी ताकतें इस पर खामोश हैं या फिर सिर्फ मजम्मत की हद तक महदूद है। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, हमें इस खूनरेज़ी को फौरी रोकना होगा। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज जवान सदर में तलब कर ली है और कॉन्फ्रेंस में गजा समेत मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई जो कशीदगी है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जुलाई 2024 के अवाइल तक अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदाज़ा ये लगाया था कि फ़लस्तीनी पट्टी पर 40 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा पड़ा है, जिसे साफ करने में 15 साल लगेंगे। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2014 में होने वाली इसराइल हमास जंग में 24 लाख टन मलबा पैदा हुआ था और इदारे के मुताबिक गजा में 2008 के बाद से तमाम जंगों में जितना मलबा पैदा हुआ उससे 13 गुना ज़्यादा मलबा मौजूद है, जो मौजूदा जंग है उसमें पैदा हो चुका है। और मई के महीने में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से ये कहा गया था कि गजा में घरों की तामीर नौ का काम 2040 तक मुकम्मल हो सके और इस पर 40 से 50 अरब डॉलर की लागत आएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट मंसूर जाफर साहब, जो कि माहिर अमूर मशरक़ वस्ता हैं। सर बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल। ये बताइएगा कि मंसूर जाफर साहब, 1 साल हो चुका है इस बर्बरियत को, इस जारहियत को, तो ये एस्केलेशन तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कम होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है और इस पे इसराइल के कान पर तो जूं नहीं रेंग रही है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, अमेरिका भी कहता रहे, चाहे मगरबी ममालिक की जानिब से भी एहतजाज दिखाई देते हों। इस वक्त हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ तब्दील होने वाली, बल्कि लिबनान तक जंग फैल गई है। इसमें कोई शक नहीं जी, मैं समझता हूँ आज उस अलमनाक सानहे की पहली बरसी या पहली आप उसे कह सकते हैं एनिवर्सरी है कि जिसने इस पूरे मिडिल ईस्ट का और ख़ास तौर पे मसला फ़लस्तीन के हवाले से जो एक अज़ाइम थे उनको आश्कार करने के लिए ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों ने अपनी जानों पे खेल के और अपना सब कुछ कुर्बान करके जिस काज को प्रमोट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये कुर्बानी दी थी, ये जद्दोजहद जिसका आगाज़ किया था, मज़ाहमत का आगाज़ किया था, आज वो इंतहाई मायूसी के आलम में है। क्योंकि इस वक्त दुनिया की ख़ास तौर पे जो इंसाफ पसंद अक़वाम हैं और बिलखुसूस जो हुकूमतें हैं, आवाम के लेवल पे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस काज के लिए मौजूद है, लेकिन जो हुकूमतें हैं, चाहे वो अमेरिका की क़यादत में मगरबी और यूरोपीय ममालिक की हों या इसी तरीके से जिसे हम उम्मत मुस्लिमा का नाम देते हैं, इस्लामी दुनिया या अरब दुनिया, वहाँ से जो हुकूमती लेवल पे जो रद्द-ए-अमल है, मैं समझता हूँ उसने गजा को आज मलबे के ढेर तब्दील होने में एक टैसिड सपोर्ट फराहम की है। क्योंकि जितने बड़े आलमी प्लेटफॉर्म्स, चाहे अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो वो अक़वाम मुत्तहिदा है, या उसके बाद आप OIC का प्लेटफॉर्म है, अरब लीग है, गल्फ खलीज ताउन काउंसिल है, ये तमाम के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे कि जो इस मसले को
मुख्तलिफ बुनियादों पर हल करने के लिए अपना अपना रसूख और अपना अपना मैंडेट जो है इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये तमाम के तमाम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बने रहे, करारदादे और बयानात तक इन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो लिमिट रखी। यही वजह है कि लेकिन दूसरी जानब आप देखिए कि इसराइल को अमेरिका ने दुनिया की तमाम तर मुखालफत के बावजूद, यानी जो अवामी मुखालफत के बावजूद, अपने अवाम की मुखालफत के बावजूद इस जंग के दौरान जो जिस तरीके से उसे असले से लैस किया, 28 अरब डॉलर तक जो है सपोर्ट इस पूरे साल के अंदर मिलिटरीली इसराइल को फराहम की जा चुकी है। उसके मुकाबले में जो इसी नौयत की एक सपोर्ट मिलिटरीली ना सही लेकिन कम से कम कोई मटेरियल सपोर्ट ही होती है, फलस्तीनियों के हिस्से में नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जो खत्ते के ममालिक बिलखुसूस मिस्र है, इब्तदाई जंग से उसका जो रवैया है वो इंतहाई मखासमाना रहा। उन्होंने अपने रफा क्रॉसिंग को बिल्कुल चौक किए रखा, बंद किए रखा, जो इमदादी सामान है वो तक नहीं आने दिया गया। इससे हौसला पाकर इसराइल ने उस चौकी पर, उस सरहदी गुजरगाह पर खुद कब्जा कर लिया और आज मिस्र जो है उसे खुद अपने वो फिलाडेल्फिया स्क्वायर जिसे वो कहते हैं या फिलाडेल्फिया एक्सेस उसके कंट्रोल के हवाले से एक जंग चल रही है मिस्र और इसराइल के दरमियान। लेकिन मिस्र उसे भी बागुजार कराने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि आपने जब उनके साथ अमन माहिदात कर रखे हैं, सफारती ताल्लुकात, तो आपको वो परेका की हैसियत नहीं देते, आपके अवाम को वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए जानवरों से भी कम दर्जे का शहरी समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस छोटी सी 365 मुरब्बा किलोमीटर की जो बस्ती है, इस पे एक साल के अंदर 85,000 टन बारूद जो है इस पे गिराया है। ये 2 आलमी जंगें जो माजी में हो चुकी हैं, ये उसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला बारूद या गोला बारूद है। दोनों जंगों का अगर आप मजमूई अरसा देखें तो वो तकरीबन 5-6 साल बनता था, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर अमेरिका और उसके जो दीगर हवारी हैं उन्होंने अपने तैयार करदे असले से फलस्तीनियों के सरों पर जो है ये बारूद बरसाया है। मंसूर साहब, ये उसी सपोर्ट का ही अब नतीजा है ना कि इसराइल अब गज़ा, लिबनान, शाम और यमन को भी उसने निशाना बना लिया है। और ऐसे में जब ईरान की तरफ से हमने देखा कुछ मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं, अब अगर इसराइल ईरान पर हमला कर देता है तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है इसमें आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होकर कोई जवाब देती नजर आ रही है इन फ्यूचर? देखिए जी, मैं समझता हूँ एक उम्मत का तो एक ओवरऑल जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है, लेकिन पाकिस्तान से एक ताज़ा हवा का झोंका मैं समझता हूँ आज जो अफगान सदर में होने वाली एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है वो एक ऐसी उम्मीद की किरण बन सकती है। लेकिन उसमें अगर एक कलेक्टिव मैंडेट के साथ एक कलेक्टिव एक ऐसी डिमांड जिसे कहना चाहिए सब्सटेंशियल डिमांड जो है और एक अमली इकदामात की शक्ल में एक अगर हम दस्तावेज या ऐलान इस्लामाबाद जो है वो सामने आता है कि जिसकी रोशनी में मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस पूरी कैंपेन को हेराल्ड कर सकता है, लीड कर सकता है ओआईसी के प्लेटफॉर्म से और इसी तरीके से आलमी प्लेटफॉर्म से। और ये एक लिहाज से पाकिस्तान में जो फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार है ये भी इस लिहाज से यूनिक है कि माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें और पार्टियां अपने अपने प्लेटफॉर्म से तो छोटी छोटी रैलियां और इस नौयत की चीज़ें निकालती रही हैं, लेकिन अब उनकी क़यादत अगर एक सरकारी सरपरस्ती में या सरकारी मैंडेट के साथ जो है वो सर जोड़ के बैठ रही हैं तो मैं समझता हूँ इसकी एक अलामती हैसियत अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतहाई दूर रस नताइज की हामिल हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड किया जाए कि जिस तरह के माजी में एक मखसूस मुल्क पर कुछ बागी अनासर के कब्जे के बाद जैसे एक अरब फौज बनाई गई थी और उस अरब फौज में शामिल मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जैसे ममालिक जो है वो शामिल थे और उसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान के एक फौजी जनरल के पास थी, राहील शरीफ के पास। उस नौयत की फौज जो है वो मैं समझता हूँ अब इस गजा की दादरसी के लिए गजा को इसराइली मजालम से निजात दिलाने के लिए मैं समझता हूँ वो अगर रूबा अमल आती है और इस प्लेटफॉर्म से अगर ये कॉल दी जाती है कि इस नौयत की एक फौज जो है तश्कील दी जाए और उसमें पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट
अच्छा। उसके एक हरावल दस्ते के तौर पे शिरकत करे। सर ये भी बताइएगा समझता हूँ कि ये आप देखते हैं कि फलस्तीन- इसराइल ने हदफ बनाया हिजबुल्लाह के सरबराह को, हमास के सरबराह को, अहदाफ वो अपने मुकम्मल तौर पर अचीव करते जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है इसराइल की मजीद क्या अहदाफ हैं? क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि मुसलसल बमबारी जारी है, मलबे का ढेर बना दिया उन्होंने गजा को, लिबनान में अब दखल अंदाजी जारी कर दी गई है, दीगर मुल्कों को थ्रेट किया जा रहा है, कभी उनके सिफारत खाने पर हमला कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है इसराइल के क्या अहदाफ हैं और किस कामयाबी से वो उसको अचीव कर रहा है? देखिए, जिन अहदाफ को आपने जिक्र किया, चाहे वो हसन नसरुल्लाह की शक्ल में हो या इस्माइल हनिया शहीद की शक्ल में हो, ये अलामात हैं। बेसिकली इनको सेल करना चाहता है इसराइल अपनी उन नाकामियों पर पर्दा करने के लिए, पर्दा डालने के लिए अपने अवाम की नजरों में, और खासतौर पर अपने सरपरस्त अमेरिका के सामने कि देखिए जी, हमने ये जो बड़े बड़े सरखेल हैं, बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, इनको तहकीक कर दिया है। हालांकि वो जानते हैं इस बात को कि ये जो मज़ाहमत का प्रोजेक्ट है, ये एक कोई यानी ये क़यादत से मशरूत नहीं है। इसमें क़यादत ज़रूर अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लोगों को रैली करने के लिए, उनको तालीम और एजुकेशन के हवाले से हर तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो फ़लस्तीन का बच्चा जो है वो इस काज के साथ कमिटेड है और इस मिशन को जो है कंप्लीट करने के लिए हर कुर्बानी। 2 साल से फ़लस्तीनी बच्चे, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। और आज की दुनिया में जब हम तालीम के फ़रोग, और यही अमेरिका अफगानिस्तान में रोना रोता है कि वहाँ बच्चियों को तालीम नहीं मिल रही, तो यहाँ तो बच्चों को भी नहीं मिल रही, तो बच्चियों को क्या मिल रही है। अभी हाल ही में असातिज़ा का आलमी दिन गुजरा है। फ़लस्तीन के अंदर और गजा के अंदर जो है 600 के करीब प्रोफेसर और असातिज़ा जो है वो तहकीक कर दिए गए हैं। ये दुनिया को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो अलामती चीजें हैं इस पे बहुत, और वो जिन रहनुमाओं को शहीद करके वो समझते हैं कि शायद इस जद्दोजहद को या इस नाइंसाफी पर वो पर्दापोशी डाल देंगे, पर्दापोशी कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले 120 बरस की जो इस कज़िया फ़लस्तीन की तारीख है, अगर उसको हम नैरो डाउन करें 75 ईयर ऑनवर्ड, वो तमाम के तमाम अदवार आपको याद हैं कि उसमें शेख जो उनके इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम थे उनको शहीद किया गया, उसके बाद शेख अहमद यासीन को शहीद किया, डॉक्टर अफजल रिज़ा रंतीसी को शहीद किया, उसके बाद अबू जहाद को शहीद किया, यासर अरफात, आप नाम लें, लेकिन ये जद्दोजहद, ये काफिला सख्त जान आज भी चल रहा है। इस जेनोसाइड में तो बहुत सारे सहाफ़ी भी इसी तरह से शहीद हुए हैं, साजिदा के भी आपने जिक्र किया, बड़े बड़े लीडर्स उनके। अच्छा मंसूर जाफर साहब, लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल नवंबर में, और जो ट्रंप की कैंपेन है जो नज़र आ रही है उसमें तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे सदर नहीं बनाया तो फिर समझे इसराइल इज़ गॉन। तो जो अमरीकी इंतखाबात हैं, आपको क्या लगता है किस हद तक इस जंग पर असर डाल सकते हैं? कि जी, इस वक्त सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के नारे आपको याद हैं, माजी में भी इसी नौयत के नारे लगाते थे कि मैं यहाँ पे इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा। लेकिन सदर बनने के बाद उन्होंने जो पहला सरकारी काम किया था, उन्होंने जो अपनी अहलिया मलेना है और उनके जो ससुर हैं वो भी इमिग्रेंट थे और उनको अमरीकी शहरी बनाया था। तो ये इंतखाबी नारे और ऐलानात और होते हैं, जब आप हकीकत की दुनिया में कदम रखते हैं। तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सदर हुकूमत नहीं करता जैसे हमारे मुल्कों में है, वहाँ की एक बड़ी मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें पेंटागन, CIA तमाम लोग शामिल हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी अपनी लिमिटेशंस पता है कि ये जो जंग उन्होंने ये जो जंग का अलाव जो है ये दहकाया गया है पिछले 1 बरस से, उसे कोई भी सिर्फ जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानात के मुताबिक एक फोन कॉल पे खत्म नहीं कर सकता, खासतौर पे जब तक इस पूरे कज़िये के हवाले से जो गेम प्लान है वो खत्म नहीं किया जाता। और गेम प्लान खत्म नहीं किया जाता, बिल्कुल जो खित्ते में उनका गेम प्लान है। मंसूर जाफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीर खींची है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है ना। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इसराइल के हवाले से ये बात करते रहे हैं कि अगर वो नहीं आए तो इसराइल विल बी गॉन। लेकिन एक बात आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी तज़किरा कर चुके हैं इसराइल के मुतालिक कि वो ये जंग खत्म करवा सकते हैं जब वो इक़्तिदार में आएंगे। पहले वो कुछ और बयान दे रहे थे, अब उनका बयान बदलता जा रहा है, लेकिन वो मौका महल की मुनासबत से मौके पर चौके मार। फिलहाल मजम्मत से बात आगे बढ़ चुकी है। इस्लामी ममालिक और दीगर आलमी ताकतों के लिए पैगाम है, आगे बढ़े और कुछ करे इस जंग को रोकने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक।
तो जनाब, एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवानी है, जिनकी खास तौर पर इस इवेंट में जो शिरकत की सक्सेस स्टोरी है वो बड़ी मोटिवेशनल सी है। जी हाँ, चंद दिन कबल पाकिस्तान के जो आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, उनको डेनमार्क ने यूरोपीय वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और डेनमार्क के सफारत खाने ने जो बॉक्सर हैं हमारे, इनका पासपोर्ट 40 दिन अपने पास रखा और फिर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। और लग यही रहा था बज़ाहिर के प्रोफेशनल जो बॉक्सर हैं हमारे, वो 4 अक्टूबर को जो माल्टा में शेड्यूल आलमी टाइटल है उसके मुकाबले में शिरकत से महरूम हो जाएंगे। मगर इतनी रुकावटों के बावजूद मोहम्मद वसीम माल्टा पहुंचे भी और उन्होंने ये टाइटल अपने नाम भी किया। बहुत मुबारकबाद बॉक्सर मोहम्मद वसीम। माल्टा में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन WBF की रैंकिंग फाइट में जॉर्जिया के बॉक्सर जाबा मिमिमिशी को तीसरे राउंड में नॉकआउट उन्होंने किया और मोहम्मद वसीम के करियर की ये 13वीं कामयाबी थी। और इस शानदार फतह के साथ ही मोहम्मद वसीम प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में 15 में से 13 मुकाबले जीत चुके हैं और मोहम्मद वसीम 2018 और 2022 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के आलमी चैंपियन रहे हैं और इसके अलावा वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुके हैं। मजीद इस सवाल से बात करने के लिए हमारे नेशनल हीरो हमारे साथ मोहम्मद वसीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको वीजे के हासिल के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर वीजा मिल कैसे गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परेशानियां तो काफ़ी हुई थी मेरे साथ ज़िंदगी में। इस तरह नहीं, मेरे 4 पासपोर्ट है और मैंने एमेचर बॉक्सिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और मेरे कई शेंजन वीज़े अमेरिका और UK और दूसरे यूरोप के साउथ कोरिया, जापान, मैं वहाँ का रेजिडेंस भी रहा हूँ, मैं काफ़ी वहाँ पे रहा हूँ। लेकिन मैं शॉक हो गया था कि पहली दफ़ा किसी कंट्री के लिए जो है अप्लाई किया और उन्होंने वीज़ा नहीं दिया और वो भी रीज़न इस तरह का कि यानी आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। मतलब ये एक अजीब रीज़न था। यानी थोड़ी सी जो मुझे इसमें ये हुआ कि मुझे बहुत लोगों ने ये कहा था कि आप डेनमार्क से अप्लाई नहीं करना क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा है। तो जैसे आप लोगों को पता है आजकल पाकिस्तान में अगर आप किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे, खासकर शेंजन के लिए, तो आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए होते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए आप जो है अपॉइंटमेंट भी आप पैसे से ख़रीदते हैं, उसके बाद जब आपको मिलता है 2 महीने 3 महीने लगते हैं इनमें। तो काफ़ी इशूज़ थे, लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी और लास्ट टाइम तक पुश करता रहा, ट्रेनिंग भी साथ साथ करता रहा। हाँ, ये तो सबसे टफ हो गया ना। वैसे हमें बड़ा फख्र है कि जितनी भी रुकाई आपने अबूर की, पहले लग ही रहा था बज़ाहिर कि आप नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन फिर भी आप पहुंचे तगोदो करके। तो ये सारे इश्यूज थे वीज़े के, इसमें ट्रेनिंग तो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई होगी, फिर कैसे मैनेज किया आपने? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासिर मेरा ट्रेनिंग काफ़ी, मतलब मैं रहता ही स्कॉटलैंड में हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं मोस्टली UK में और UK में खासकर स्कॉटलैंड में होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम विदाउट कैंप के मैं फ़ाइट मैंने किया है और काफ़ी अरसे के बाद मैंने कम बैक किया है। कोई 2.5 साल के बाद मैंने कम बैक किया और इसीलिए तो वर्ल्ड टाइटल मेरे जो ट्रेनर थे और जितनी हमारी टीम थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड टाइटल आप अभी नहीं करें क्योंकि आपने कैंप किया ही नहीं है। 1 वीक कैंप से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए एंड में फाइट भी चेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह माल्टा तक पहुंचा। फिर जब परफॉर्मेंस दी 2.5 साल के बाद तो काफ़ी खुश हुए कि आपने अपने आप को बरकरार रखा है, फिट रखा है और इसी तरह आप अपने आप को फिट रखें और इंशाल्लाह अपकमिंग जो 2 से 3 महीने होंगे इसमें हम लोग बड़ा स्टेप लेंगे इंशाल्लाह, फुली वर्ल्ड टाइटल के लिए। वसीम, ये हम देखते हैं कि जॉर्जिया के जो बॉक्सर्स हैं बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं अक्सर रिंग में। आपको क्या कुछ मुश्किलात हुई उनसे मुकाबला करते हुए? आपकी ये 13वीं फाइट थी जो आप जीते हैं। टू बी ऑनेस्ट कोई मुश्किलात नहीं हुई क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 वेट क्लास में जंप करके ऊपर वेट क्लास में मैंने ये फाइट की थी। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट कम किया और डायरेक्ट इतनी बड़ी फाइट के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बस बॉक्सिंग में ये है कि आपकी एक्सपीरियंस भी होती है और आपका दिमाग भी, कॉन्फिडेंस भी होता है कि आप इस टाइम कहाँ पर आपने जो है पंचेस निकालने हैं और किस तरह
तो जॉर्जिया का जो बॉक्सर था वो मैंने वेट के दिन ही मैंने गैस कर लिया था कि वो जो उसकी जो बॉडी है नीचे जो वो वीक है। तो उससे फिर बॉडी शॉट्स में उसको जब बॉडी शॉट्स लगाए तो फिर उसने सही। अच्छा मुझे ये बताएं वसीम कि जो सपोर्ट आपको दरकार है फेडरेशन या हुकूमत की तरफ से, आपको मिल रही है उतनी सपोर्ट? मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। वैसे मुझे ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद बॉक्सर हूँ जो मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइंड हूँ, जैसे एक कंपनी है वन ग्रुप ऑफ माल्टा के साथ, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे स्पॉन्सर करते हैं। जैसा भी मैं यूके आया हूँ तो उन्होंने यहाँ सब कुछ वो करते हैं, तो बड़ा वो लुक आफ्टर करते हैं। बस एक ही इशू था वो वीज़ा का, जो जिसमें काफ़ी परेशानी होती है कि हम ट्रैवल करके आके कैंप्स ज्वाइन करें, हमें ये मुश्किलात ना हो कि भाई हम वीज़े के लिए लाइन में लग के खड़े हों और लोगों को रिक्वेस्ट करें। बस ये एक ही हमारा मसला था। वो हम जो जिस दिन हम आ भी रहे थे तब भी हम गवर्नमेंट से यही बात कर रहे थे, और जब हम अप्लाई कर रहे थे भी हम गवर्नमेंट से यही बात कर रहे थे। मतलब एक इंटरनेशनल एथलीट का जो पूरी दुनिया में वो बॉक्सिंग करता है, और मैं फार्मर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वाहिद पाकिस्तान का बॉक्सर हूँ जो रिंग मैगजीन में फॉर्मर WBA, WBC, IBF और WBA वर्ल्ड रैंक नंबर 1 रहा हूँ, 2 टाइम WBC सिल्वर चैंपियन रहा हूँ। तो मतलब इस लेवल के जो बॉक्सर्स होते हैं इनको भी अगर वीज़ा इश्यूज होते हैं तो ये तो हमारे लिए अफसोस की बात है। ये अलमियाई है, लाइल्मी है बिल्कुल, और हमारे हुकूमत में ओहदेदारान को ये समझना चाहिए कि हमारे इन हीरोज़ को बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो हमारा फ़ख्र हैं, हमारा ही नाम बुलंद करते हैं बाहर जाकर। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि आगे आने वाली कौन सी फ़ाइट्स हैं, क्या जो आपके शायकीन आपको देखने वाले किन फ़ाइट्स में आपको देख पाएंगे, आगे क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह प्लान्स बड़ी पॉजिटिव और अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फाइट के बाद हमारी जब मीटिंग हुई है तो मीटिंग में यही बात हुई है कि आप जल्द से जल्द आप जाके पाकिस्तान अपना दोबारा, क्योंकि अब दोबारा फिर मुझे आना पड़ेगा वीज़े के लिए, क्योंकि दूसरी फाइट दोबारा यूरोप में है, तो दोबारा मैंने अप्लाई करनी है और दोबारा यही शुरू से लोगों को रिक्वेस्ट करना होगा कि यार ये इश्यूज अपने जो है। तो अभी मैं तो पाकिस्तान में आना नहीं था क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कैंप स्टार्ट है, तो मैंने यहीं पे कैंप ज्वाइन करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा वीज़ा ही लगाना होगा शेंजन। तो उसके लिए क्योंकि अभी हमारी जो है इवेंट अपकमिंग जो एंड ऑफ नवंबर और आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है हंगरी में होने वाली है, तो उसके लिए भी शेंजन वीज़े की, और उसके लिए भी हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जाना है, टाइटल जीत कर आ जाना है, और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है भाई जब हमारे इस तरह से हीरोज़ परफॉर्म करते हैं। और माजरत भी आपसे करेंगे वसीम, आपको सुबह सुबह हमने यूके पे उठा कर रखा हुआ है, एक तो आप ट्रैवल भी करके आए हैं उसके बावजूद, लेकिन फिर भी चैंपियंस के लिए ये चीज़ें छोटी होती हैं। जो टाइटल आपने जीता है भाई, और जिस तरह से आप जीते हैं जिन रुकावटों के बावजूद, वो तो उससे कहीं आगे की बात है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एक्सप्रेसो में आप आए, आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि पूरा यकीन है कि अगली जो फाइट्स हैं उसमें भी आपने टाइटल्स जीतने ही जीतने। इसी के साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई हमारे एथलीट्स और खिलाड़ियों की कारकर्दगी तो आपने देखी, लेकिन हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तान के ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने यूनान एथेंस में होने वाली फर्स्ट ग्लोबल रोबोटिक्स चैलेंज 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और इस ग्लोबल इवेंट में 193 ममालिक शामिल थे। हमारी बासलाहियत पाकिस्तानी टीम ने ऐसा मैकेनिकल रोबोट तैयार किया है जो फूड डिलीवरी की खिदमत अंजाम देने के बाकमाल सलाहियत रखता है, और ये प्रोजेक्ट प्ले ऑफ तक भी पहुंचा है। पाकिस्तानी टीम 193 ममालिक की टीमों में से टॉप 32 टीमों में शामिल थी, और इसी हवाले से है ना हमारे साथ हमारी शानदार कारकर्दगी पेश करने बच्चे मौजूद हैं, टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं आजान इदरीस, मिनहल आतिफ, अब्दुल्ला जावेद और मुस्तफ़ा आदिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको। एक एक करके ज़रा मुझे सब अपना तारुफ कराएं, मुझे बताइए कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिनहल आप बताइएगा। मैं मिनहल आतिफ हूँ, मैं 15 ईयर्स की हूँ और मैं 9th ग्रेड में।
ठीक, और अब्दुल्ला जावेद, अब आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। Assalamualaikum. My name is Abdullah Javed and I'm a O-levels private candidate. बाकी I do an internship at STEMX Global, जिसके through I got this opportunity to participate in this competition as well. और मुस्तफ़ा आदिल, अब आपकी बारी। I'm 14 years old and I'm in 10th grade right now. अच्छा, आज़ान अदरीस भी हमारे साथ हैं। हम आप लोगों के नाम तो अपने नाज़रीन को बता ही चुके हैं, अपने काम के बारे में भी बताइएगा, क्या क्या रोल अदा करते रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला, आप बताइए। अब्दुल्ला तक आवाज़ नहीं पहुंच रही गालिबन। मिनहल, आप बताइएगा क्या रोल था आपका इस प्रोजेक्ट में? मैंने मेनली मैकेनिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम किया था। थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग थी, लेकिन वो ज़्यादातर मुस्तफा और माविस्ट करते थे, और ट्रबल शूटिंग और ज़्यादातर हैंड्स ऑन काम किया था। अच्छा, अब्दुल्ला आप बताइएगा क्या रोल था आपका, और ये जो प्रोजेक्ट था आप लोगों का, ये आपका इस इवेंट में पार्टिसिपेशन का तजुर्बा भी कैसा रहा, इस हवाले से ज़रा बताइए। अब्दुल्ला, कैन यू हियर अस? I don't think so. अच्छा, हम चलते हैं मुस्तफ़ा की जानिब। मुस्तफ़ा, आप बताइएगा अपने रोल के बारे में, और कैसी प्लानिंग थी जब आप लोग मिल बैठे थे और आप लोगों ने इस चैलेंज में शमूलियत इख्तियार करने का सोचा। आप क्वेश्चन रिपीट सकते हैं? जी मुस्तफ़ा, आप ही आंसर कीजिएगा। नहीं, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आप बताइएगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पार्टिसिपेट करने का, और ये जो रोबोट आप लोगों ने बनाया है, ये आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया, किसने जनरेट किया, और फिर ये आपने टीम वर्क करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया? अच्छा, मुझे एक बहुत ही अच्छा लग रहा था पार्टिसिपेट करने में इन रोबोट बनाने में। हमने दूसरे रोबोट्स को देखकर थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया अपना ओन डिजाइन बनाने में। अच्छा, और अजान आप बताइएगा, जरा राउंड अप दीजिएगा कि क्या हुआ, आप लोग पाकिस्तान से यूनान कैसे पहुंचे, और वहां जो ये शानदार कारकर्दगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, जब हम गए थे तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और फ्रॉम एयरपोर्ट टू एथेंस एयरपोर्ट, और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और नई नई चीज़ें देखी। और जब हम लोग वहाँ गए, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे टीम मेंबर्स से मिले, जैसे कि टीम इंडिया से मिले, टीम श्रीलंका से मिले, टीम यूक्रेन से मिले, और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले। और जब हमारा मैच होता था तो हम उनसे पहले जाते थे और बात करते थे, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते थे अगर उनके रोबोट में कोई मसला होता था, और जब मसला फिक्स हो जाता था तो हम उनके साथ स्ट्रेटेजाइज करते थे कि अब कैसे नेक्स्ट मैच में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हमारी रैंक ऊपर आ सकती है। सही। अब्दुल्ला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं फाइनली। अब्दुल्ला, आप सबसे पहले मुझे बताएं कि मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। अच्छा, बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस इवेंट में पार्टिसिपेशन का, और स्टार्ट से लेके जब तक आप लोगों को इतनी पज़ीराई मिली, ये रोबोट आपने बनाया जो फूड डिलीवरी कर सकता है, ये आइडिया किसका था? अच्छा, सो हर साल स्पेसिफिकली जिस कंपटीशन में हम लोग गए थे फर्स्ट ग्लोबल चैलेंज के अंदर, हर साल दे गिव यू अ थीम, ठीक है, दे कम अप विद अ थीम। तो इस साल की जो थीम थी, इट वाज रिलेटेड टू कंजर्विंग वाटर एंड एनर्जी टू प्रोवाइड फूड। तो बस एवरी ईयर वो एक स्पेसिफिक किट होती है जिसके अंदर वी हैव टू जो मटेरियल्स इधर अवेलेबल हैं, वी हैव टू मेक आवर ओन रोबोट्स एंड मैकेनिज्म्स यूजिंग दोस पार्ट्स ओनली। तो बस उसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए वी डिड दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट टॉप 32। बिल्कुल। और मिनल, आप बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि 4 लड़के एक जानिब हैं, एक लड़की इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है, अमूमन लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करती, आप कैसे इसमें शामिल हो गए? मैं एक तो लास्ट ईयर भी गई थी सिंगापुर, एंड आई वाज आल्सो द ओनली गर्ल इन द टीम। आई वाज आल्सो द यंगेस्ट लास्ट ईयर, एंड इट्स जस्ट ऑलवेज लाइक मेरा इस तरफ एक ग्रेविटेशन थी टुवर्ड्स दिस फील्ड, so I just started working on it, and इसलिए मैं last year से basically इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, and I also went to Singapore last year for the same competition. बिल्कुल। अच्छा जी, मुआज़ ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, इस वक्त आप चारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आज़ान, मिनहल, अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा।
और हम ये देखते हैं पाकिस्तानी बच्चे अपनी कारकर्दगी तो दिखाते ही, लेकिन पार्टिसिपेटरी जो इनकी एक जज्बा है पार्टिसिपेशन करने का, वो भी एक ग्रेट है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप खेल जीते ही जब भी जाएं, और आप खेलते तो जीतने के लिए हैं, लेकिन जीतना जरूरी नहीं है। टैलेंटेड है जी हमारे स्टूडेंट्स, हर जगह पार्टिसिपेट करके जीतते हैं। हम ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आजकल बहुत गुफ्तगू में हैं, चर्चों में हैं, सभी लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि एहतजाज के लिए डी चौक के करीब वो पहुंचे थे और फिर केपी हाउस की तरफ रास्ता बदला। तकरीबन इतने ही घंटे गायब रहने के बाद सनसनीखेज और ड्रामाई अंदाज में नमूदार हुए और केपी असेंबली में एंट्री दी। पुरजोश खिताब किया, तमाम कयास सराइयों को रद्द करते हुए कहा कि मैं केपी हाउस में ही था। उन्होंने छापे मारे, आईजी पुलिस के खिलाफ FIR कराएंगे, हमारी पार्टी का निशान लिया गया, हमारे बंदों को अगवा किया गया, हमें इलेक्शन मुहिम करने नहीं दी गई। इस वक्त अली अमीन नहीं हूँ, मैं इस वक्त सूबे की आवाम का वो मैंडेट हूँ जो इनको मिला, उन्होंने मुझे दिया। मुझे थ्रेट है, मुझे कुछ हो जाता, जिम्मेवार कौन था? मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हम सफर थे, पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। मेरी गाड़ी तोड़ी है, माफ है। गलफसा ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत आके भी सके। हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। फिर कहते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जंग का। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है, इंशाअल्लाह इख्तिताम इस काम करेंगे। ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है और ये तुमने मुसल्लत की है, हम ये लड़ते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के सामने आने पर फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का जो ड्रामा था वो क्यों रचाया गया, जो पिछले 24 घंटे वो कहाँ छुपे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कारकुनों को छोड़कर भाग गए। गंडापुर जो कि एक सूबे के वज़ीर आला समझे जाते हैं और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक शख्स हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की, बल्कि अपने जो कारकुनान हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको इस्लामाबाद ला कर तो खुद भाग कर केपी हाउस चले गए। ना सिर्फ केपी हाउस भागे बल्कि वहाँ पर रुपोश होने के बाद वहां से राह फरार इख्तियार की। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। लोगों को बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मंजर आम पर आने के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से भाग गए थे। वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। PTI क़यादत जलसे का वक्त देकर खुद घरों में बैठी रहती है। उनका कल भी मकसद यही था कि किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, बैठें और SEO कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से मुल्क ऑलरेडी लोग डेफिनेटली जब देखेंगे कि एक मुल्क में ऐसी चीज़ हो रही है और इस्लामाबाद जहाँ जाना है, इतना क्राइसिस आया हुआ, तो डेफिनेटली वो रिकन्सिडर कर, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ होने नहीं थी। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। पुलिस ने रेड किया था, रेंजर पुलिस का, तो उस टाइम पे हमें पता चल गया था वो निकल गए हुए थे। हमने आज वो वीडियो रिलीज़ की। अभी मैं किसी से अभी पूछ रहा था कि चेक करें कि जिस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं और 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस पर बात करने के लिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए एक खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं और यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम की सदर हैं। सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है और हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हर जगह पर लेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, और ना सिर्फ पहुंच नहीं पाते हैं और कई बार कल तो गायब रहे काफ़ी अरसे के लिए और फिर अचानक उन्होंने एंट्री दी। अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप क्या सोचते हैं? तहरीक-ए-इंसाफ मुतहरिक नज़र आती है या इस वक्त सिर्फ बहाने कर रही है? देखें जी, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि जब भी इस मुल्क में जो है वो हम पाकिस्तान तरक्की की तरफ जो है वो चलता है। और अब आपको पता है कि शंघाई की जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 2014 में भी इनका यही काम था कि जब भी बैरून मुल्क से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं या बेहतरी की तरफ हमारी माशियत
जो हालात है बेहतर होने लगते हैं, तो ये ड्रामा करने सड़कों पे निकल आते हैं। देखें अली, एक तरफ ये शोर मचाते हैं कि ये अवाम का मैंडेट लेके असम्बलियों में पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव अवाम का मैंडेट लेके असम्बली में पहुंचे हैं, तो उनके ऊपर उस इलाके की, उस सूबे की जिम्मेदारी है जिसको निभाना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि लोगों को इंतशार फैलाना और अवाम को, सूबों को स्टेट के खिलाफ लड़ाना। आप देखेंगे पिछले जलसे में भी इन्होंने यही किया कि 8 घंटे ही वॉज मिसिंग। इन्होंने कहा कि जी लोग काले डाले पे आए, मुझे उठा के ले गए, और इस दफ़ा भी इन्होंने यही कहा कि मुझे उठा के ले जाते हैं। तो अगर ले जाते हैं फिर इनको छोड़ दे क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस तरह के ज़हनी तवाज़ुन जिस बंदे का दुरुस्त नहीं है। और आपने देखी है वो पिक्चर्स जो मैं बात करती हूँ, जिस तरह वो सायरन के ऊपर टांगे रखे और वो बैठे हुए थे, मुझे तो फील नहीं होता आपके वो ज़हनी तवाज़ुन उनका दुरुस्त है। तो मेरा तो ख्याल है कि उनका कोई मेंटल चेकअप इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला का काम लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, नौकरियां और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और अपार्ट ऑफ इट कि वो एक वज़ीर आला हैं, ही इज़ अ ह्यूमन, और एक पार्टी पाकिस्तान के रिहायशी, और आप लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को इंतशार फैला रहे हैं कि आप बानी पीटीआई को छोड़ दें वरना हम लड़ने आ रहे हैं। तो बानी पीटीआई का रोल भी लोगों ने 4 साल देखा और अब आप शुरू हो गए हैं, तो आपका रोल भी जो है वो नुमाया है। लेकिन इंटरनेशनल इस वक्त मार्केट में पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज अगर बेहतर हो रहा है, अगर हम डबल डिजिट से सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पे आ गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 14% बढ़ गई हैं, हमारी जो महंगाई है वो कम हो रही है, तो फिर मतलब 2 लोग तो काम कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर आला सिंध भी अपनी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। एक ऐसा सूबा जिसका वज़ीर आला सारा दिन पिछले 3 महीने से इंतशार फैला रहा है, तो उसका आप हाल देख लें। अच्छा, और नौशीन साहब, आपको नहीं लगता कि एक तो ये कि एहतजाज से पहले, क्योंकि जिस तरह से भी आप बात कर रही हैं कि शंघाई ताउन तंजीम है, उसका इजलास है, उससे कॉन्फ्रेंस पर भी असर पड़ेगा डेफिनेटली। एक सूबे का जो सरबरा है उसको ये सब कुछ जेब नहीं देता, लेकिन फिर आप लोग भी तो इनके रास्ते रोक कर इनको कामयाब नहीं करा देते हैं। हीरो तो ये बन जाते हैं फिर जब ये कंटेनर्स लग जाते हैं। आप भी ट्रेवल करके आई हैं, आपने देखा होगा दाखिली खारजी रास्ते बंद हो जाते हैं। अवाम की मुश्किलात तो एक तरफ होती हैं, दूसरा ये कि ये पहुँच कर फिर विक्ट्रीज बनाते हैं। तो क्या इससे पहले ही एहतजाज से कबल ही कोई बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, या फिर जिस तरह से सिंध में हुआ वहाँ पर उन्हें रोका नहीं गया और एहतजाज करके वो चले गए, तो वो स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा सकती है? देखिए ना, एहतजाज करने का बिल्कुल एक आईनी तरीका है ना। लोग बाहर के मुल्कों पे एहतजाज आप देखते हैं कि लोग बैनर लेते हैं, मॉब की सूरत में अपना जो पॉइंट है उनका वो कन्वे करते हैं गवर्नमेंट को। जो सरकारी अमलाक है उनको कौन नुकसान पहुंचाता है? अगर तो आप एहतजाज की नीयत से जाते हैं तो आपको बड़ी बड़ी गन्स लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको कल आपका एक फौजी एहलकार शहीद हो गया पथराव से, जलाओ घेराओ, एहतजाज का कौन सा रुख है? मैं यही कहती हूँ कि पीटीआई के होते पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि हमें रोका जाता है, फिर उसका रद्द अमल हम देते हैं। रोकना जो है, देखें इस वक्त जब आपके पास मलेशियन सदर आए, वो आपके मेहमान हैं, उनकी जान की हिफाजत भी हमारी जिम्मे है, उनकी मूवमेंट्स को जो है ध्यान रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब आप लेकर 100-200 बंदे और जिनके हाथ में गन्स है, तो आपके मुल्क की क्या जो है इम्पैक्ट जो दूसरे मुल्कों पे जा रहा है? कैसे बैरूनी मुल्की लोग आके आपके यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे? कैसे? हम सीनियर अगर हमारे अक्सर आते हैं उनसे भी यही सवाल करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि ऐसे मूवमेंट्स पर जब खास तौर पर हमने देखा है चाइना के जो सदर शी जिनपिंग आ रहे थे और वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे थे, तब भी ऐसा पीटीआई की तरफ से एहतजाज जारी था। अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ सड़कों पर नहीं है, ये तो असेंबलियों में भी मौजूद है और एक जगह पर तो आप फ्रंट लाइंस पर उसका मुकाबला करती हुई भी दिखाई दी हमें। कैसा आपको लगता है कि इनका रोल असेंबली में क्या है जब ये खवातीन के लिबास पर भी तनकीद करते हैं? देखें अली, मैं तो ये कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि अल्लाह मियाँ ने अगर आपको इतनी इज्जत से नवाजा है कि आप लोगों का मैंडेट, लोगों की इस्लाह के लिए, और खाली इस्लाह नहीं, आप लोगों की तरबियत के लिए अल्लाह मियाँ ने आपको उदय से नवाजा है। और आप लोग पहले एक वज़ीर आज़म की सूरत में इमरान खान थे, आपको याद होगा कि अभी भी मैं उसी मोटरवे पे आई हुई कि इंसिडेंट हो गया था रेप केस वाला। बिल्कुल।
और आपकी आधी आबादी खवातीन की है, वोटर की, ठीक है, हम उसी से रिलेट कर लेते हैं। और उस पे तनकीद उन्होंने ये की कि वो रात को घर से निकली क्यों, उन्होंने तंग जीन्स पहने क्यों। तो आपका लिबास और आपको सिक्योर करना आपके वजीर आजम, वजीर आला और सूबों के तमाम सरबराहान में, जिसमें पुलिस है, जिसमें वजीर दाखिला है, उन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा। और हम एक आज़ाद मुल्क के रिहायशी हैं और हमें मजहब ने भी इजाज़त दी है कि खातून जो है अगर उसको कोई अगर वो डिपेंडेंट नहीं है और अगर वो इंडिपेंडेंटली, उसका मियाँ यहाँ नहीं था, वो अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के घर जा रही है, तो शी कैन मूव। हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्शन देना स्टेट का काम है। और अगर आप सिर्फ क्रिटिसिज्म में काम करेंगे, औरत के लिबास पे तनकीद करेंगे, उसका काम नहीं देखेंगे, उसकी अहलियत नहीं देख रहे हैं, तो ये हरासमेंट के जुमरे में आता है। और एक ऐसा मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन बैठा हुआ है जो कि नेशनल टीवी पे आके कह रहा है कि उसका लिबास ठीक तो था नहीं था, तो वो घर से निकलती क्यों। तो अगर वो घर से निकलती है और उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप घर बैठे, आप पर्दा करते हैं, आप बैठे, औरतों ने तो निकलना, काम तो होना ही होना। तो नौशीन साहिबा, ये जो फिर पीटीआई रैली के में जरताज गुल साहिबा को अरेस्ट किया गया, फिर उनकी कुछ तस्वीर भी मंजर आम पर आई, तो फिर उस हवाले से आप क्या कहेंगी? कम अज कम खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की जब आप बात करिए तो उनके साथ भी ऐसा हरगिज़ सलूक नहीं होना। देखिए ना, मैं खुद भी एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन हूँ। जब मैं घर से निकली थी, एक सैयद फैमिली से हूँ और बाप के नाम की जिम्मेदारी के साथ मैं भी निकली थी, तो मेरा बाय इलेक्शन वाज द वर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्शंस, मैं हमेशा कहती हूँ। उसमें जो पीटीआई ने मेरा हाल किया था तब का, मैं तब असेंबली में मेरी ईवान की आप तकरीर सुने, मैंने तब भी आपको उनको आके यही कहा था, मैंने कहा कल को आप लोग चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है कल को बाकी ईवान में बैठी खवातीन के साथ या आपकी फैमिली के साथ हो, और वो वक्त देख लें, वो दूर नहीं रहा, वो आ गया। आप जो करेंगे आप कल को वो जो है हासिल भी करेंगे। इसके लिए तरमीम आई, इन्होंने उसको रिजेक्ट किया, उसको भी नहीं किया जा सकता और जब नहीं उसको भी नहीं किया। अब देखिए, हम एज अ औरत, मैं अब इस फील्ड में काम नहीं कर रही, बायस, अब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दैट हैज बीन ओवर। पहले इलेक्शन में जब मुझे घर से निकलना था तब तक मुझे लगता था कि मैं औरत हूँ और मैं वीक हूँ। अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। मुझे अब यही लगता है कि मैं भी उन्हीं बंदों की तरह, अपने काउंटर जो हमारे हैं सारे मेल्स काउंटर पार्ट, उन्हीं की तरह एक काम करने वाली खातून हूँ। और मैं अगर सारा दिन ये डिपिक्ट करती रहूं कि आई एम अ फीमेल और मेरे साथ ये क्यों हुआ है, तो फिर काम करना इज इम्पॉसिबल, मुश्किल हो जाएगा। और काम के मुतालिक अगर हम देखें, जिसका इंतखाबात का में धांधली का चर्चा तो बहुत रहा था और ऑफ कोर्स पीटीआई बहुत कोशिश करती रही थी वो सीट सिक्योर करने के लिए, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुस्लिम लीग नून का आपके वालिद की वजह से, क्योंकि वो कोई भी ज़माना आया, कोई भी पार्टी आई और इवन आमरीत के दौर में भी वो अपनी सीट सिक्योर करके उन्होंने रखी और उस सीट पे वो विराजमान रहे। उसके बाद कितना मुश्किल था ये ट्रांजिशन, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इतनी जल्दी। कितना ट्रांजिशन था, एक तो ये कि अपने वालिद की जगह लेना और दूसरा ये कि एक औरत होकर वो जगह लेना। मली बहुत मुश्किल वो सफ़र था, बिकॉज जब आपके फादर की डेथ हो आप और अभी आप उस ट्रॉमा में से निकले भी नहीं होते। और वैसे भी देखा जाए प्रैक्टिकली तो लड़कियां अपने वालिद के ज़्यादा इमोशनली करीब होती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल मेरा सफ़र रहा। लेकिन 40 साल मेरे वालिद ने बड़ी भरपूर सियासत की, एक जदोजहद के साथ मुसलसल वो लगे रहते थे। वक्त जैसा भी आया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो खड़े रहे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी हमेशा उनके साथ वफा का एक रिश्ता निभाया। उसके बाद मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रही, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मेरी सियासत का जो शुरू था वो मेरा हिस्सा बन गई। तो जनरेशन से जनरेशन एक नेक्स्ट पे हम पहुँचे, लेकिन उन्होंने भी एज अ वुमेन जितना मुझे सपोर्ट किया है और हर दफ़ा वो करती हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि उनके सीईओ बनने से ना हमारी पार्टी बड़ी मैन डोमिनेंस है। मैं अभी भी बात करती हूँ, यहाँ पे खवातीन को ऐसे माना नहीं जाता। हाँ, रेजिस्टेंस बिल्कुल आती है क्योंकि इतने सीनियर लोग हैं, सब मर्द हैं, तो फिर औरत के मशवरे कोई कम ही लोग सुनते हैं और औरत को बर्दाश्त भी कम लोग सुनते हैं। लेकिन मैं हैव बीन लकी इनफ कि मेरी पार्टी में ऐसे चंद सियासी जो हैं हमारे सीनियर हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और मैडम की तो मैं यही बात करूंगी कि अल्लाह ने उनको बहुत एहलियत दी है। और देखें वो आज जैसे एक सूबा, पंजाब जैसा सूबा जहाँ पे लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है और लोग कंजर्वेटिव माइंड के साथ हैं, उनकी एक्सेप्टेंस है और शी इज डिलीवरिंग। बेसिकली गुड गवर्नेंस इज ऑल वी वांट। औरत और मर्द का फर्क नहीं होना चाहिए, इसको जाहिर करना चाहिए। अगर एक खातून अच्छा काम कर रही है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर एक मर्द अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये कि मैं इस चीज़ पे ज़रूर मुझे होता है कि औरत को एक
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर रिस्पेक्ट देते हैं, बेटी को दी है, तो इस माशरे को देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल। और जिस तरह से माशाल्लाह आप यंग पार्लियामेंटेरियंस की सदर भी हैं, तो 60 के करीब से ज़्यादा बल्कि MNAs को साथ लेकर चलना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी तो बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, मैं ये एक मतलब इंट्रा पार्टी है, मेरे साथ 63 MNAs हैं जो कि तमाम पार्टी से हैं, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि एक नफरत की सियासत, एक रिफ्ट की सियासत को ख़त्म किया जाए। हम लोग 63 अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में से अगर 20 लोग रिजर्व अगर ख़वातीन हैं मेरे साथ, जो कि नहीं है, मेरे हाथ से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि वो लोग एक पेज पे बैठे, बातचीत से जो है वो मसले जितने बेहतर हल हो सकते हैं, वो सड़कों पे इंतशार से, गुंडागर्दी से नहीं हल हो सकते। और एरा चेंज हो गई हुई है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। क्या आपको लगता है कि इसकी पहल हो चुकी है, ऐसा होने जा रहा है, आगे चल के ये होगा कैसे? देखिए, किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हाँ। किसी एक को तो रुकना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई रुके तो वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएँ जहाँ पे तमाम लोगों को वो, और हमेशा से वो करते रहे हैं, देखें ना आप कोalition की गवर्नमेंट में वो PDM को साथ लेके चलें और बड़े अच्छे तरीके से चलें, ऐसे तरीके से। तो मैं यही ख्वाहिश करती हूँ कि जिस तरह के वो ज़ीरे और मतलब सियासतदान इतने बड़े हैं, वो लीडर हैं, वो सबको बिठाएं दोबारा, इन सब की बात सुने, इन सबको साथ एक पेज पे लेके चलें। हमने मुल्क के लिए चलना है, हमारा मुफाद हमारा मुल्क है, इस मुल्क की बेहतरी है। एक पेज से तो वो अभी जो आईनी तरमीम वाला मामला चल रहा था, उस पर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। उजलत दिखाई पहले तो हमने यही देखा कि यही कहा जाता है बड़ी जल्दबाजी में जो ये फैसला किया गया है और आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। उसके बाद फिर वो मामला लटकता हुआ हमने देखा, फिर मौलाना के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई कि उनके जो है उनकी क्या है शमूलियत, उसके बाद क्या होगा, डिसाइड क्या होगा। अभी क्या होने क्या जा रहा है? ऐसी जो तरमीम है, अगर इनमें ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ बिठा लेना चाहिए था और ये मुसविदा जो है शेयर कर लेना चाहिए था, तो सब स्मूथली हो जाता। देखें ना, तहरीके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये इंतशार जमात के बैठ के बात करने को राजी नहीं है। आपने असम्बली में देखा है 6 माह हो गए हैं और आके जिस कदर ये घटिया ज़बान बोलते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, मर्दों के ख़िलाफ़। कोई एक इनकी स्पीच निकालें जिसमें इन्होंने मुल्क की भी बात की है। वो 1 बिलियन वाला था इनका ट्री प्रोजेक्ट, कहाँ है वो दरख्त, वो घर कहाँ हैं, वो नौकरियाँ कहाँ हैं? लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, है ना, सब समझते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो बनाने का मकसद है, वो मुल्क के जो लोग 20-20 सालों से कोर्ट केस लड़ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ये उनका वक्त बचाना है। अगर एक छोटा सा हमारा आइन के मसले, मेरे ख्याल आइन के मुताबिक उसमें पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, ठीक है, उनको रीराइट नहीं करना चाहिए। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका काम मुल्क के बाकी जो लोग जस्टिस के लिए जा रहे हैं और उनको डील करना है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो वक्त का ज़या वहाँ ना हो और जो कोई केस है वो वहाँ पे सुना जाए, उसका एक टाइम फ्रेम सेट हो, और वो खाली हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, उसमें आपने क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा होगा, उसमें टाइम फ्रेम लिमिट हमने एक सेट करना चाह रहे हैं। जो कि लोग धक्के खाते हैं थानों में, जस्टिस के लिए कोर्ट्स में, कभी कोई जज छुट्टी पे जा रहा है, कभी कोई लॉयर पैसे ले रहा है, तो बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होनी थी। ये समझते रहे कि शायद हमारे ट्रायल कोर्ट्स या हमारे जो है वो आर्मी ट्रायल कोर्ट्स की तरफ ये चीज़ें जाएंगी, लेकिन जो भी बेहतरी का काम होता है वो ये खुली किताब की तरह, आप आइन में अगर अमेंडमेंट करते हैं तो अब ढकी छुपी नहीं होती। हमने मुसवदा जो है वो मौलाना साहब को भी भेजा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी इनको पढ़ा, एंड इवन दे वर पार्ट ऑफ इट। सारा दिन ये जाके स्पीकर असेंबली के पास बैठे रहते हैं सारा दिन, ठीक है, वहां पे इन्होंने अपने काम भी निकलवाने हैं, इन्होंने अपने लिए ट्रिप्स पे भी जाना है, इन्होंने कमेटी की जो है वो चेयरमैनशिप्स भी लेनी है, सब कुछ करना है। लेकिन जब बात आएगी कि आराम से मुल्क के मुफाद के लिए, ये हमेशा जो है दूसरी कश्ती पे सवार। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइएगा कि स्पेशल सीट्स तो खवातीन के लिए हैं मालूम है, लेकिन आपको लगता है नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर इस तरह मौजूद है जिस तरह होनी चाहिए? हमारा तकरीबन आधी आबादी जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, तो आपको लगता है उनकी नुमाइंदगी पूरी तरह से ऐवानों में मौजूद है? इस दफ़ा तो बहुत बेहतर है। हम इस दफ़ा मेरी अपनी पार्टी से 20 लोग MNA भी हैं, उसके बाद 3 हम लोग जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। PTI वाला भी आपको पता है, वो आपके अंदर उनकी सीट्स का उस तरह उनका मसला आया कि उनके निशान के बगैर उन्होंने इलेक्शन लड़े, और आपके सामने ही है वो भी जो फैसले आते हैं। लेकिन बात यह है कि आप फिर वही बात कि आप कानून के तरीके से चल रहे, आपके पास एक हमारा SOPs है, हमारे TORs हैं जो डिफाइंड है, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर आप जो रिजर्व सीटों के अहल नहीं है। लेकिन PMLN ने इस दफ़ा अपने जो मैडम मरियम नवाज साहिबा हैं वो CEO रही थी, तो जब उन्होंने इस दफ़ा टिकट्स की बात की, फीमेल्स के लिए बात की, तो उन्होंने कहा वो लोग तमाम खवातीन जो कि पार्टी वर्कर्स रही हैं, जिनका मारूसी सियासत में या पहले बनती रही और काम नहीं करती रही, इस दफ़ा हमने वैसे लोगों को ऑब्लाइज नहीं किया। हमने इस दफ़ा
पूरी मार्किंग के साथ, पूरी ऑब्जर्वेशंस के साथ उन खवातीन को भी लेकर आए हैं जो कि वर्कर हैं और जिनका ताल्लुक लोगों से है और जो लोगों में रहती हैं। तो इस दफा ये इनिशिएटिव उनका था और जिन पे मेरी उनसे यही बात होगी थी कि मैडम कल को लिस्टें तो नहीं चेंज होंगी, बट शी प्रूव्ड कि ऐसा नहीं हुआ। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि शी डिड व्हाट शी प्रॉमिस्ड। सही। थैंक यू सो मच सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और कुल हम वही बात जिस तरह से नौशीन साहिबा ने बात की है कि किरदार अदा करना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो हमारी उम्मीद है कि हुकूमत किरदार अदा करे, अपोजिशन अगर नहीं बैठती तो हुकूमत का किरदार तो मुल्क में माँ वाला होता है, वो तो सबको इकट्ठा करके बिठाए। नवाज और सईदा नौशीन इफ्तिखार जैसी और भी खवातीन सियासत में भी आए, दीगर शोबों में भी आए, आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। क्रिकेट शायकीन के लिए हमने कहा कि जरा क्रिकेट फीवर बढ़ने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि मुल्तान टेस्ट है जी। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं, मैच शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान 11 जो है उसमें बताएं कि कौन कौन है। तो जी कप्तान शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, बाबर आजम हैं, साइम अयूब हैं और अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अब्रार अहमद भी टीम में ही शामिल है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरी है। कप्तान शान मसूद का ये कहना है कि इंग्लैंड में बेन स्टोक्स के बगैर भी खेली है और उनकी जो मुतवाजन टीम है, इंग्लैंड को स्टोक्स से ज़्यादा नुकसान ज़रूर होगा लेकिन उनकी जो प्लेइंग 11 है वो अच्छी है। बिल्कुल। और अभी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करते चलें, साइम अयूब आउट हो चुके हैं और इस वक्त अब्दुल्ला और शान मसूद खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ ताज़ा तरात में अभी हम स्कोर भी आपसे शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना स्कोर हो चुका है। लेकिन आपको ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है काफी भंवर का शिकार दिखाई दे रही है क्योंकि आते ही उन्होंने बैटिंग का फैसला भी खुद किया, टॉस भी खुद जीते और आते ही अपनी विकेट भी गंवा दी। अब देखना यह है कि आने वाली सीरीज में क्या साइम अयूब को इमामुल हक से एक बार फिर रिप्लेस किया जाता है या नहीं। लेकिन इस वक्त तो साइम अयूब अपनी पहली इनिंग्स में अपनी विकेट गंवा चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि हमारे पास तो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, एक हमारे पास स्पिनर है, लेकिन इंग्लैंड के पास अच्छे सीमर्स हैं। हम गलत अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कहना है शान मसूद का। फास्ट बॉलर्स में वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए रोटेशन पॉलिसी लाना पड़ती है और बैटर्स की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसलिए इंग्लिश टीम में बेन स्टोक्स इंजरी से निजात नहीं पा सके, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम की क़यादत ओली पॉप कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अवैस हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा सबसे पहले, इस वक्त तो साइम अयूब की विकेट हम गंवा चुके हैं और अगर यही तसलसल रहा तो काफी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। और देखिए पाकिस्तान की टीम की अगर बात करूं तो आपको पता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान टीम आपको जरूर अंडर प्रेशर नजर आएगी इस टेस्ट मैच के अंदर, जो सूरत हाल आपकी बांग्लादेश के खिलाफ रही थी। लेकिन लेट्स बी क्लियर कि पाकिस्तान की अगर आप देखें टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला मैं कहता हूँ एक अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं आप करें कि चेस करते हुए लड़खड़ाती जरूर है। स्टिल मेरे ज़हन में वो चीज़ है कि अगर तीसरी चौथी इनिंग्स की बात करें तो पाकिस्तान जरूर आपको ज्यादा प्रेशर में नजर आएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमारी जब हम तीसरी चौथी इनिंग्स में होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम आपको ज्यादा प्रेशर के अंदर नजर आती है। लेकिन साइम अयूब की बात करें, बहुत ज्यादा चांसेस पाकिस्तान टीम ने दिए भी हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलायंस भी है। मैं खुद चाहता था कि आप हुरैरा को इस दफा मौका दें, क्योंकि इस चीज पे मैं हमेशा जोर देता हुआ हूँ, बात भी करता हुआ है कि यार आप उस प्लेयर डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर को जगह देते हो अपनी टीम में खेलने की जब आप होम कंडीशंस पे खेल रहे हो, क्योंकि इन कंडीशंस का इन प्लेयर्स को बेहतर पता होता है। कामरान गुलाम की बात करें, साइम अपना हुरैरा की बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट यही टीम आपने इसको बैकअप करना है। लेकिन जरूर प्रेशर में होगा पाकिस्तान, क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट भी आपका है अभी थोड़ा सा आपको पता ऑफ कलर नजर आता है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, लेकिन सबकी नजरें बाबर आजम पे जरूर होंगी। कप्तानी का जो एक बोझ आप पे खत्म हुआ है, मैं उस दिन उनकी थोड़े से क्लिप्स देख रहा था बैटिंग के अंदर, जब वो नेट्स के अंदर बैटिंग कर रहे थे ज्यादा आपको रिलैक्स नजर आ रहे थे। लेकिन जब मैच की बात आती है, क्योंकि मैच अवेयरनेस अलग चीज होती है, उसमें किस तरीके से बाबर आजम आज आपको नजर आते हैं। फिर शान मसूद की बात करें, उन पे आज अभी कमेंटेटर भी बात कर रहे थे रमीज राजा से कि शान मसूद पे कितना एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही नीड्स टू परफॉर्म फ्रॉम द फ्रंट। जब कप्तान नहीं परफॉर्म करता तो फिर मीटिंग्स में भी कप्तान जो उनसे वो ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको पता होता है मेरी खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आज पाकिस्तान पे जरूर होगा। सही है। और अगर वेदर की थोड़ी सी बात करें हम वैसे तो जो मुल्तान है वहाँ गर्मी है और जो इंग्लैंड की टीम है वो जो ठंडे मौसम से आई है पाकिस्तान में, तो फिर जो कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस हैं, ये इंग्लैंड टीम के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। किसी सूरत हम आहंग होंगे, आसान होगा या नहीं? फिर
देखिए पाकिस्तान पे प्रेशर है इंग्लैंड का, और इंग्लैंड पे प्रेशर है गर्मी का, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली वो जो हीट कंडीशंस मुल्तान की अगर कंपेयर करो तो डिफरेंट एज कंपेयर टू जब आप नॉर्दर्न के अंदर पिंडी में आके खेलेंगे तीसरा मैच, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ थोड़ी अब ठंड स्टार्ट हो चुकी भी है, लेकिन मैंने कहा ना, जब आप स्पोर्ट्समैन होते हो ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो तो आपकी बॉडी यूज टू होती है। लेकिन अभी इंग्लैंड जो है वो ताजा, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल के इधर आ रहा है, और वो जो कंडीशंस थी टोटली डिफरेंट थी। यहाँ पर टेस्टिंग कंडीशन जरूर है इंग्लैंड के लिए, लेकिन इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ एज एक महसूस अपना जो है वो मिस कर रहा है। स्टोक्स अनफॉर्चुनेटली पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके, उसके बाद एंडरसन जो एक आपको पता एक्सपीरियंस कैरी करते थे वो है नहीं इनके साथ। फिर उसके बाद आप मार्कवुड की बात करें, जो टेरो क्विक एक फास्ट बॉलर जरूरी होता है, वो है नहीं इंग्लैंड के पास, तो वो जो एक एज है वहां पर मिसिंग है। दो चीजें, क्योंकि वो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, मैकुलम उनके पास मौजूद है, लेकिन उनकी बेसबॉल क्रिकेट उनके कभी हक में भी गई है, कभी अगेंस्ट भी गई है। जहां पर उनकी जल्दी विकेट्स निकलती हैं तो वो लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मैंने कहा ना एक हिस्ट्री है, तीसरी और चौथी इनिंग्स पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अल्लाह करे कि पहली इनिंग्स आपकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पाकिस्तान खेलने में कामयाब है। बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में सिवाय बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने 400 कुछ किया था उससे पहले हमने नहीं देखा, तो आपको एक बड़ा स्कोर यहाँ पर पहली इनिंग्स में पायलअप करना पड़ेगा। बिल्कुल अवैस, हम नाज़रीन को बताते चले इस वक्त ओवर स्कोर कुछ देर पहले तक 36 स्कोर हो चुका है इस वक्त, और एक खिलाड़ी आउट है। अवैस ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्रेशर की आपने बात की, इस वक्त इंग्लिश टीम मौसम की वजह से प्रेशर में है और पाकिस्तानी टीम जो है वो अब पिछली सीरीज हारने की वजह से प्रेशर में नजर आई, परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन एक प्रेशर और भी है, हमने बाबर आजम पर देखा, वो प्रेशर था कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, और अगर बाबर आजम जो कि टीम के कप्तान थे वो ये प्रेशर इंडिविजुअली एक अपनी इंफरादी सतह पर ये फील कर रहे हैं, तो आपको बाकी टीम मेंबर्स पे कैसा प्रेशर दिखाई दे रहा है? देखिए मैंने कहा ना कि कप्तानी पाकिस्तान की स्पेसिफिकली हमें एक चीज तो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लीग क्रिकेट की कप्तानी एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है और पाकिस्तान की कप्तानी करना डिफरेंट चैप्टर है। जो पाकिस्तान का कप्तान है उसने हाली पाकिस्तान टीम को नहीं देखना, उसने इर्द गिर्द भी देखना, चाहे वो मीडिया का प्रेशर हो, चाहे सोशल मीडिया का प्रेशर हो, फैंस का प्रेशर हो, उसने हर चीज से डील करना है। और पाकिस्तान का कप्तान होने के लिए वो लड़का बेचारा यंग होता है, जाता जरूर है, लेकिन चिट्टे बार उसके बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेशर के अंदर से गुजरता है, और वो आपको नजर भी आया जितनी अनस्टेबिलिटी। तो क्या इस प्रेशर से रिलीफ मिलेगा बाबर आजम को, और उनकी जो क्रिकेट है वो फिर हम मतलब बेहतर होती हुई उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखेंगे? अवैस से राब्ता मुनक़ता हो गया है। और बाबर आजम की अगर बात करें, है ना, मेरा ख्याल है अवैस से राब्ता बहाल। जी अवैस, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलिए कंटिन्यू कीजिएगा। बाबर आजम की बात हो रही थी कि अपने प्रेशर से वो निकल कर खेल सकेंगे। अगर बात करें तो बाबर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के अंदर इस दफा डिफरेंट नजर आ रहे थे, अग्रेसिव अप्रोच उनकी नजर आ रही थी। ये होता है जिस वक्त आपका कप्तानी का जो एक प्रेशर आपके ऊपर से निकलता है, जब आप इंडिविजुअली टीम के अंदर होते हो उसका प्रेशर आपके ऊपर निकलता है बॉडी से, आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हो, लेकिन उनके ऊपर एक थोड़ा सा दूसरा प्रेशर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जरूर होगा कि बाबर आजम की पूरी दुनिया बात करती है। इंग्लैंड के ओली पॉप ने भी उस दिन बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वन ऑफ द ग्रेट्स उनको कहा जाता है। वो जो ग्रेट बैट्समैन है उसको फिर परफॉर्म भी करना पड़ता है। बहुत अरसा हो गया बाबर आजम के बैट से एज सच कोई अभी तक एक बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछली दफा बहुत अच्छा स्कोर किया था, इस दफा भी तवक्को है कि बाबर अच्छा खेले, लेकिन बाबर तक अल्लाह करे मैं कहता हूँ टाइम ज्यादा हमें मिले। शान मसूद के ऊपर ज्यादा होगा कि शान किस तरीके से लेके चलते हैं, अब्दुल्ला शफी किस तरीके से इनिंग्स लेके चलते हैं। क्यों कलेक्टिवली मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को एक टीम यूनिट बन के खेलना पड़ना है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान टीम पे, तो कहते हैं ना कि जो बड़ा एक प्लेयर होता है वो अपने बैट और बॉल से जवाब देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है वैसे इस पर कुछ कहेंगे आप? ये जो टीम कॉम्बिनेशन है जिससे ये मैदान में उतरी है, ये दुरुस्त है या फिर कुछ और भी ऐसे फैसले किए जा सकते थे कि किसी फास्ट को रेस्ट दे दिया जाता और फिर दो स्पिनर्स को खिला लिया जाता? देखिए मैं तो ऑल द बेस्ट ही, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन इस वक्त हम खेल रहे हैं, अपन तो मैच मेंटर हो चुके हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का थोड़ा सा मुझे था। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि मैं तनकीद नहीं कर रहा कि उनको ड्रॉप किया जाए टीम से। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो थिंक टैंक वहां पर बैठा मुझसे बेहतर समझ रहा है, क्योंकि विकेट के ऊपर मौजूद है, टीम के साथ मौजूद है, उनको टीम के कॉम्बिनेशन का बेहतर पता है, माइंडसेट का। बेहतर होता कि आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देते। आपके पास मीर हमजा एक जबरदस्त चॉइस थी, आज 600 प्लस विकेटें ले चुका है, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी कमर तोड़ के रख दी थी, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर, आप उसको चांस देते, टीम का हिस्सा भी था वो लड़का, आप उसको चांस देते ताकि शाहीन थोड़ा फ्रेश माइंड से अगले मैच में वापस आता। दूसरा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, जो मर्जी कर ले, टेस्ट के अंदर आपको स्पिन जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम लोग शायद ये भूल चुके हुए हैं। अभी भी आप अगर अपनी टीम को देखें तो आपने बहुत लंबी बैटिंग ऑर्डर रखी हुई है, आप अपना बहुत लंबा 5वें 6ठे नंबर तक आपके पास बैटिंग इस वक्त मौजूद है।
लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे अगर मैं जेन्युइन स्पिनर की बात करूं, सिर्फ आपके पास इब्रार है, उसके अलावा आपके पास ऐसा सच है कोई नहीं। आगा सलमान आपने ऐसा ऑलराउंडर खिलाया हुआ, लेकिन मैं जेन्युइन स्पिनर की बात कर रहा हूं, आपको उसकी कमी महसूस होती है टीम के अंदर। ये बड़ा होता है कि पाकिस्तान टीम इसको कैसे लेके आगे चलती है। बिल्कुल अवैस, बिल्कुल कमी महसूस होती है और एक बैलेंस टीम हमेशा होनी चाहिए। इतने सारे बैटर्स के बावजूद भी बैटिंग में कोई कारकर्दगी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की। बैटर्स बामुश्किल ही क्रीज पर जम पा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कौमी टीम नवंबर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज की मेजबानी के लिए तैयारी करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ ये जो सीरीज इस वक्त जारी है, कितना जरूरी है इसको जीतना ताकि मोराल बुलंद हो, और क्या इतनी सारी सीरीज इतने तसलसल के साथ खेलने से हमारे प्लेयर्स बेहतरी की जानिब जाएंगे फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए, या खराबी की जानिब जाएंगे? देखिए एक तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान का कैलेंडर जो सा पैक है, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने बैक टू बैक सीरीज के लिए सबसे बड़ी जो सी ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो पाकिस्तान के अंदर ही होनी है। इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट है, 3 T20 3 वनडे क्रिकेट है, तो पाकिस्तान टेस्ट मोड से व्हाइट बॉल मोड के अंदर जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के ऊपर एक जरूर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा मुश्किल रहा है, इतना आसान ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा नहीं कि पाकिस्तान उसको अच्छा परफॉर्म कर सके। वहां पर T20 की अगर बात करें, T20 फॉर्मेट में भी पाकिस्तान टीम की बात करूं, अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन इस दफा भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स पाकिस्तान टीम के ऊपर रहे हैं। T20 में एक कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, कप्तान कौन होगा अभी तक देखे ना, यही बार बार डिस्कस होता है कि आखिर कप्तान कौन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सबको पता है कि हमारा कप्तान कौन होगा, जो टीम्स की बात कर रहा हूँ अभी तक हमें नहीं पता कि हमारा कप्तान कौन होगा, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया। और कल भी एक बयान आया चेयरमैन साहब का कि उन्होंने कहा कि जी मैंने वर्किंग करवाई थी, है कोचेस को कहा कि आप लोग फाइनल हम इसके ऊपर बैठ के मुशावरत करते हैं। डर किस चीज का है, मुझे समझ में ये नहीं आती कि क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त जरा कम है, मैं चाहूंगी इन दी एंड जरा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जो हमारी जो खवातीन खिलाड़ी खेल रही हैं उस पर जरा कमेंट करें। पहला मैच जीत गए और दूसरा हम हार गए। हमारे तवक्कात तो बहुत ज्यादा थी कि भारत से हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैसी परफॉर्मेंस है लड़कियों की, क्या कहेंगे आप? देखिए अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपको उनको बैकअप करना पड़ेगा। हमें एक चीज समझनी है कि जो इंडियन वुमेन टीम है उसको कंपेयर अगर मैं मेंस टीम के साथ पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ करूं, बहुत फर्क है। उनकी लड़कियां टेस्ट क्रिकेट भी खेलती हैं, उनकी अपनी लीग है, उसके बाद उनकी लड़कियां पूरी दुनिया में जाके लीग्स खेलती हैं। हमारा पूल ऑफ क्रिकेट बहुत कम है लड़कियों का, हमारा एक ही डोमेस्टिक मैच अपना होता है सीजन, उसके अलावा हमारा लड़कियों का कोई सीजन नहीं है। कल भी अगर आप बात करें जो डॉट बॉल डिलीवरीज थी उससे ज्यादा हमें हर्ट की, और जो फ्लक्चुएशन बैटिंग के अंदर इतनी ज्यादा हमने रखी हुई है उसके ज्यादा हम हर्ट हुए हैं। कल अगर 120-130 स्कोर होता तो इंडिया लगभग फंस गया हुआ था। कल भी आपने देखा कि पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारी स्कोर ऊपर होता है ना वैस, हाँ टफ मुकाबला होता है। देखिए वो चीज तो है, मैंने कहा ना आपको, लेकिन मसला ये कि हम लोग जब रन बॉल पे नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 180 प्लस स्कोर किया था। उसके वजह से मैं देखूं तो पाकिस्तान की टीम ने 120, 130, 131 के अलावा कोई स्कोर नहीं किया। आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट लड़कियों की भी है वो 200 के करीब जा रही है, आपको उस चीज को टच करना पड़ेगा। ये पूल ऑफ डेथ है जिसमें आप लोग मौजूद हैं। आपका अगला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, ये आसान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में मारा हुआ है। क्रिकेट एक आपको पता है बाय चांस गेम है, लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स टीम को एक हिकमत अमली से आना पड़ेगा। लेकिन वैसे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, वो कहीं और खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हमारे जज्बातों से जरूर खेल रहे हैं। वो जहां जहां उम्मीद हमने लगाई है उसके बाद हमारा यही हाल हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अवैस बहुत शुक्रिया, आपने तजिया पेश किया, इस वक्त सूरत हाल बताई हमें हमारी क्रिकेट टीम्स की, ना सिर्फ खवातीन की बल्कि इस वक्त जो मैच जारी है उसके हवाले से भी अवैस ने बताया। और ये प्रेशर से बाहर निकल कर खेलना चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि अगर आप प्रेशर में ही खेलते रहेंगे तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। शिकस्तों के भंवर से अभी मैं प्रेशर फील कर रहा हूं, मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हमने क्रिकेट की बात तो कर ली, अब फुटबॉल की भी बात करते हैं। दुनिया का मकबूल तरीन खेल है जो मर्द और खवातीन में यकसा मकबूल है, और पाकिस्तानी फुटबॉल शायकीन भी अब हो जाए तैयार, क्योंकि नेपाल में सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2024 शुरू होने वाली है। कौमी विमेन फुटबॉल टीम की इस्लामाबाद में ट्रेनिंग का आगाज हो गया है। कौमी टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से नेपाल के लिए उड़ान भरेगी, और कौमी टीम चैंपियनशिप का आगाज 17 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगी। 20 अक्टूबर को शाहीन दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। जी हाँ, आदिल रज़की हेड कोच होंगे, जबकि एहसानुल्लाह गोलकीपर कोच के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद जो खवातीन फुटबॉलर्स की ट्रेनिंग है इसी पर हम बात कर लेते हैं। इसी चैंपियनशिप के हवाले से तैयारियां क्या है हम बात कर लेते हैं। जी कौमी टीम जो डिफेंडर है मिशेल भट्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशेल, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मिशन, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या पाकिस्तानी टीम इवेंट में सरप्राइज देने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह बिल्कुल हम तैयार हैं सरप्राइज देने के लिए। आप सब रेडी रहें, इंशाल्लाह हम अपना 110% तो देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप सबको सरप्राइज दें इंशाल्लाह। हम भी बहुत पुरजोश हैं आपके मैचेस देखने के लिए। ट्रेनिंग कैसी चल रही है और फिटनेस को बेहतर करने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? हमारी ट्रेनिंग काफी बेहतर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट है और हम फिटनेस को बेहतर करने के लिए जितना हमसे हो पा रहा है हम वो सब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फुटबॉल खेलने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? ज्यादातर खवातीन किसी आसान शोबे का इंतखाब करती हैं, आपने फुटबॉल को कैसे चुन लिया? मैं स्कूल मतलब जब मैं 6th ग्रेड में थी तब मेरे स्कूल में एक फुटबॉल का कोई मतलब इवेंट था, तो उसमें मैंने खेला था। उसके बाद मुझे फुटबॉल का शौक हुआ और तब से मैं अभी तक खेल रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी। वाह, बिल्कुल। और आपको देखकर बहुत सारी और भी जो हमारी गर्ल्स हैं वो ज़रूर इस चीज़ को ऑप्ट करेंगी और वो भी खेलेंगी फुटबॉल। कौमी टीम जो है वो चैंपियनशिप के आगाज़ में पहला ही जो मैच है वो खेलने जा रही है रवायती हरीफ भारत के खिलाफ। उस हवाले से बताइएगा, वो ख़ास किस्म का प्रेशर भी होता है क्योंकि हमने ये हर गेम में हर जगह पर डिसाइड किया होता है भाई इंडिया है, भारत है तो हराना लाजमी है हमने, लेकिन एक ख़ास प्रेशर भी देखा है प्लेयर्स पे होता है, तो ऐसा है? प्रेशर अगर आप मतलब प्रेशर थोड़ा तो होता है, लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हम जा रहे हैं तो हम जीतने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ जीत है इंशाल्लाह और हम पूरी कोशिश अपनी करेंगे कि हम जीत के वापस आए। अच्छा, कुछ स्ट्रेटजीज जब आप हरीफ के सामने होता है आपके, तो आप पहले से जान कर रखते हैं आपने जो टीमें आपके मद्दे मुकाबले आने वाली हैं, स्केड्यूल्स आपके पास होंगे, तो क्या आपने कोई स्ट्रेटजी अपनाई है? एक आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, एक टीम दूसरी टीम की होती है जो आपको पिछले मैचेस देखने से पता चलता है, ऐसा कुछ आपको देखने में आया? हम मैचेस वगैरह तो देखते हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रेटजी वगैरह ये तो कोचेस पे ही वो करता है कि कोचेस क्या करेंगे और उनको कब क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये कोचेस पे डिपेंड करता है। तो अच्छा मिशेल, बताएंगी कि ये जो फुटबॉल जर्नी है आपका, इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे आपको और दीगर खवातीन को भी होंगे, ज़ाहिर बात है, तो उनसे निपटने के लिए अब आप तैयार हैं और आगे आप खवातीन को मशवरा देंगी कि एज ए प्रोफेशन फुटबॉल को ज्वाइन करें वो और फुटबॉल खेलें? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो खवातीन जो हैं आप सबको पता है कि वो ज्यादातर घर में ही रहती हैं और बाहर निकलती हैं, तो बहुत सारे मुश्किलात फुटबॉल के अलावा भी बहुत से गेम्स और दूसरी चीजों में भी उनके लिए बहुत से मुश्किलात पैदा होते हैं, बट वो लोग निकलना चाहिए उनको। आजकल के दौर में खवातीन के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मेरे लिए भी बहुत मसले हुए थे, बहुत सारे, लेकिन मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ अब। अब जो दूसरी लड़कियों के लिए मैसेज है कि मैं चाहूंगी कि वो लोग भी निकले, वो मतलब खुद कॉन्फिडेंट हो कि हम ये कर सकते हैं और वो किसी की मोहताज ना हो। मेरा सिर्फ ये कहना। आप इंस्पिरेशन है भाई, ये बहुत सारी और खवातीन के लिए भी। हाँ, आप कितना देखती हैं टैलेंट इस वक्त अपनी टीम के अंदर, क्योंकि आप इस वक्त खेल रही हैं, मैचेस भी खेल रही हैं, आप दूसरे भी देखती हैं टीमों में। खवातीन जो पाकिस्तान से बाहर की हैं वो कितनी इसमें एक्टिव हैं और आपको पाकिस्तान के अंदर कितनी एक्टिव दिखाई देती हैं? बाहर जो है पाकिस्तान से बाहर तो काफी ज्यादा, आप सबको भी पता है कि एक्टिव हैं खवातीन भी और बाकी गेम्स में भी और बाकी चीजों में भी। तो मैं चाहूंगी कि फुटबॉल के अलावा बाकी गेम्स पाकिस्तान में भी कुछ भी हो रहा है लेकिन एक्टिव होना चाहिए। अभी हुआ है, कोशिश हो रही है, आगे भी इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि और बेहतर हो। तो बस ये। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं, कोई पैगाम आप अपने प्लेयर्स को देना चाहेंगी? टीम चूँकि शिरकत करने वाली है और इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि आपकी टीम किस जज्बे से उतरे उसमें? मेरी टीम इस जज्बे से उतरे कि हम सब ये सोच के जाएं कि हम जीत के वापस आएंगे। जीतने के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास है हम सारा ग्राउंड में दे के हम वापस आए। हम ये ना सोचे कि कुछ और थे, मतलब कुछ और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते थे, नहीं, जो है हम सब अपना ग्राउंड में कंप्लीट पूरा 110% से भी ज्यादा हम करके आए पूरे ग्राउंड में। जरूर इंशाल्लाह आप लोग करके आएंगे और छा जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से टीम बड़ी स्ट्रांग है हमारी और बड़ा अच्छा खेल रही है। जो कैप्टन का भी बड़ा मेन रोल होता है मिशेल, तो जो मारिया हैं वो भी बड़ी अच्छी गेम कर रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज के क्लब से भी वो खेल चुकी हैं। तो क्या कहेंगी, ये कैप्टन का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए और खास करके जब इतना स्ट्रांग कैप्टन हो तो तब?
कैप्टन का रोल मैं कहती हूँ टीम में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप मैच खेल रहे होते हो तो पिच पे आपका कोच जो होता है वो कैप्टन होता है। ओके, वो सब आपको कैप्टन ही बता रहा होता है। और एक ग्रेट लीडर होना भी बहुत मुश्किल है, जो कि हमारे पास कैप्टन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एक ग्रेट लीडर है जो पूरी टीम को साथ लेके चलती है। तो ये कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा मतलब मैटर करता है एक टीम में, कि वो किस तरीके का कैप्टन है, कैसे टीम को लेके चल रहा है। तो ओके मिसल, आपको हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक और कहेंगे कि आप अपना शानदार खेल जिस अज़्म से जा रही हैं, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे वहाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना शानदार खेल पेश करें। फुटबॉल की तरवीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अच्छी कारकर्दगी पहले दें। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू के लिए। जी हाँ जी, ये कारकर्दगी थी हमारी ख़वातीन प्लेयर्स की, और आगे चल के भी हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फुटबॉल में, तो आगे चल के हमारी लड़कियाँ भी जो हैं वो छाने वाली हैं फुटबॉल में। इसी के साथ ही हमें एक्सप्रेसो से आज दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।